सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। एस ब्लॉक के कुछ ऐसे पॉइंट्स एस ब्लॉक के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पीजीटीज के एग्जामिनेशंस में सभी एग्जामिनेशंस में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इन पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाना होगा और पीडीएफ डाउनलोड अटैचमेंट लगी है, उसको आप डाउनलोड करके अपने पास भी सेव कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट है आपको इस पूरी वीडियो से, क्योंकि क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे। सबसे पहले पॉइंट वाइज मैं लिखूंगा और आप ये पॉइंट अपने पास में नोट करते चलेंगे। देखिए, पहले हम लोग एस ब्लॉक में दो कंडीशंस हैं, यानी कि दो पार्ट किए गए हैं। एक तो फर्स्ट ग्रुप है, यानी एक आपका फर्स्ट ग्रुप है और दूसरा आपका सेकंड ग्रुप है। एक को हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं और दूसरे को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो अब हम लोग एक एक की बात कर रहे हैं। देखो, एल्कली मेटल बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ एल्कली मेटल्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। और किसके कंपैरिजन में है ये भी बता देता हूँ। अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको बताऊं, देन हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन लिबरेट कर लेते हैं। ऐसे में अगर आपसे बोलूं तो सिंपल वर्ड बोला जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट पर आइए कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हम लिखें। बेसिक करेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर से नीचे आने पर इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो यहाँ लिख देता हूँ बेसिक करेक्टर ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड increases down the group, increases down the group। अब इस बात को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, एल्कली मेटल है तो आपको पता होना चाहिए LiOH आ जाएगा, फिर आपका NaOH आ जाएगा, फिर आपका KOH आ जाएगा, है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम। और उसके बाद क्या आता है, रुबिडियम, यानी कि RbOH हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सीजियम SHOH। तो ऊपर से नीचे आने पर यहाँ लिख देता हूँ बेसिक करेक्टर जो होता है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो यहाँ बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस लिखे दे रहा हूँ, एक तो ये जान लो। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये कहता हूँ एल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो उनका नेचर क्या होता है, तो वो हाई होते हैं। ये भी ध्यान दे लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आयनिक नेचर पर डिपेंड करता है। तो दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए वरदान साबित होंगे। अनुसार के नोट्स से आप पूरी पीजीटीज निकालेंगे 100%। तो यहाँ लिख देता हूँ एल्कली मेटल्स आर आयनिक इन नेचर, आयनिक नेचर रखते हैं। चलिए शॉर्ट कर दिया मैंने, आयनिक नेचर में होगा तो इनका मतलब ये हुआ हैविंग आयनिक नेचर। तो यह लिख देता हूँ 10 दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा, क्योंकि आयनिक नेचर बढ़ता रहता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर देखता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स में होता है, फ्लोराइड्स में होगा क्योंकि आयनिक करेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद क्लोराइड्स में हो जाएगा, इसमें भी आयनिक करेक्टर थोड़ा इससे कम हो जाएगा। फिर आपका ब्रोमाइड्स में हो जाएगा, ब्रोमाइड्स में आ जाएगा, और उसके बाद आपका आयोडाइड्स में आ जाएगा। तो ये बात भी ध्यान दे लो। तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि अगर मैं एक से कंपाउंड लूँ, जैसे कि NaF, तो यहाँ NaCl, यहाँ पर आपका आ जाएगा NaBr,
यहाँ पर आ जाएगा आपका NaI, सिंपल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। आयनिक करेक्टर, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, ये बात भी ध्यान देना है। ठीक है। तो अगर आप आयनिक करेक्टर अगर डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो सिंपल सा, डिक्रीज इन आयनिक करेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड फॉलो द ऑर्डर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, मेल्टिंग पॉइंट में लिख देता हूँ डिक्रीज इन ionic character, chlorides follow the order, क्लोराइड्स का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। क्लोराइड्स फॉलो द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर हो जाएगा एकदम। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट LiCl का होगा, LiCl का होगा। उसके बाद कौन आएगा, आपका इसी का बड़ा भैया आ जाएगा NaCl का, थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि इसमें बड़ा करेक्टर। और NaCl का ज़्यादा हो जाएगा KCl से, KCl का ज़्यादा हो जाएगा RbCl से, RbCl का ज़्यादा हो जाएगा CsCl से। तो यहाँ पर आप NaCl में देख रहे हैं कि इसमें कोवेलेंट होता है, इसमें आयनिक होता है, फिर एज यूजुअल चलेगा, लेकिन ये कम हो जा रहा है क्योंकि इसका साइज यहाँ पर फजान रूल आप LiCl जो होता है वो कोवेलेंट करेक्टर रखता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट LiCl का NaCl के कंपैरिजन में होता है, इसलिए इसको मैं एक्सेप्शनल बेस पर पहले लिख रहा हूँ। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देते रहना है। चलिए इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ करके मैंने कलेक्ट किए हैं आपके लिए, बेसिकली आपके लिए। अगर कोवेलेंट करेक्टर की मैं बात कर लेता हूँ, तो कोवेलेंट करेक्टर जो होता है वो आपको फजान रूल एक्सप्लेन करके बताएगा। LiI में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि I का कैटायन का साइज छोटा है, नाइन का बहुत बड़ा हो गया LiBr से, और LiBr का ज़्यादा हो जाएगा LiCl से, LiCl का ज़्यादा हो जाएगा LiF का। यहाँ पर एनाइन कैटायन का जो रेशियो है साइज का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉइंट नोट करिए। CuCl जो होता है वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा, CuCl मोर कोवेलेंट, यहाँ से लिख देता हूँ मोर कोवेलेंट, है ना, एज कंपेयर टू NaCl। साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर Cu पॉजिटिव आयन पे अगर दोनों की चार्ज, तो अगर मैं देखूं तो चार्ज सेम होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, साथ चार्ज और साइज दोनों ही सेम है, लगभग सेम है ना। यानी कि Cu प्लस और एंड Na प्लस अगर मैं लिखना चाहूँ तो दोनों का सेम क्या है, सेम साइज भी है, सेम साइज एंड चार्ज, दोनों ही चीज़ें सेम है, सेम साइज और सेम चार्ज है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको ये बता देता हूं कि कॉपर पॉजिटिव में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ लिख देता हूँ Cu पॉजिटिव हैज़ स्यूडो स्यूडो नोबल गैस स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इस कैटेगरी को ध्यान दो आप। अब दूसरी चीज़ आप ध्यान देना है आपको कि अगर हम एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया के साथ बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होता है, डीप ब्लू कलर का। तो यहाँ नोट कर लो, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म डीप ब्लू कलर एंड गुड कंडक्टिंग मटेरियल लिख दो, जो भी आपको समझ में आए हिसाब से, ना, गुड कंडक्टिंग मटेरियल ही सही रहेगा, सब्सटेंस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैटायन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर रखता है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये बात भी अपने दिमाग में उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर चीज़ आप नोट करिएगा।
LiOH आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। LiOH और Li2CO3 डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन बाकी कार्बोनेट एल्कली मेटल के डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ LiOH एंड Li2CO3 डिकम्पोज, लिख लो, कहीं पर आएंगे क्वेश्चन, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, है ना, ये बात याद रखो। वाइल अदर हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स डू नॉट, ठीक, ये भी याद रखना। एल्कली मेटल के केवल यही हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं, बाकी डिकम्पोज नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें नोट करो, आप कहीं पर भी नोट करो इसे। उसके बाद LiNO3 ले लें, ठीक है, ये NO2 दे देता है, ठीक है। LiNO3 हीटिंग ऑन हीटिंग गिव्स NO2 एंड O2, ठीक है, NO2 O2 देता है, जबकि अदर नाइट्रेट्स नहीं देते, वाइल अदर्स डू नॉट। ये पॉइंट आपको बहुत कम मिलेंगे, जरा कलेक्टिवली ढूंढ लो, मजा आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं LiF की, Li2CO3 की और Li3PO4 की, ये पानी में नहीं घुलते हैं, मतलब आर इंसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि बाकी घुल जाते हैं। रिमेनिंग फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स आर सॉल्युबल। तो ऐसे पॉइंट ढूंढे नहीं मिलेंगे, इसलिए नोट करिए, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं ये एल्कली मेटल्स के। इसी के बाद हम लोग अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, ठीक है। एक मतलब अभी यहाँ पर हेडिंग तो चाहे बना लो एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ लिख देता हूँ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक एक पॉइंट वरदान है, एक एक पॉइंट वरदान है हर कंपटीशन के लिए। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं, मेरे हिसाब से वो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दो, तो बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम पर, ठीक है, ये बात ध्यान दो। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या लिखूं पॉइंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ metals except बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, इम्पार्ट कलर ऑन फ्लेम, ऐसे लिख दूं, है, इम्पार्ट कलर ऑन फ्लेम, ये फ्लेम पर कलर देते हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कलर तो आपको पता ही है, कैल्शियम का कलर जो होता है वो ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन होता है, बेरियम का कलर जो होता है वो लगभग ग्रीन होता है, और बेरिलियम मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं एल्कली से, तो यहाँ ये भी लिख लो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स alkaline earth metals are harder than harder than alkali metals, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए आप। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं,
तो इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ी सी ज़्यादा होती है एल्कली मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए सॉल्युबिलिटी इनकी घट जाती है, ठीक, हाइड्रोक्साइड की वाटर के अंदर। तो यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू स्लाइटली लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई लिखे दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, दे आर लेस सॉल्युबल, या देयर हाइड्रोक्साइड्स आर, ठीक है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, घुलते हैं कम घुलते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर, इस बात का भी आप ध्यान देना। लेकिन इनके हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो ये भी ध्यान दे लेना, यहीं पर पॉइंट बनाए दे रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। क्या हो जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ, BeOH का होल ट्वाइस हो जाएगा आपका MgOH का होल ट्वाइस, फिर हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, फिर हो जाएगा आपका SrOH का होल ट्वाइस, फिर हो जाएगा आपका BaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। और बी पर अगर स्टार बना के नोट करना चाहो तो ये एम्फोटेरिक में काउंट होता है, तो यहाँ पर अलग से नोट कर देता हूँ। पहले तो ये जान लो कि ये करेक्टर कैसा लिख गया है आपका, ये लिख गया है, यहाँ पर एरो बना देता हूँ और एरो पे लिख देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। ऐसे पॉइंट पढ़ लोगे ना तो पीजीटी भागता हुआ आपके पास में आएगा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट। यहाँ पर स्टार बना करके बता रहा हूँ आपको कि जो BeOH होता है, BeOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग एम्फोटेरिक में भी काउंट करते हैं, एम्फोटेरिक कैरेक्टर रखता है ये, है ना। इस चीज़ को अभी आपको विशेष ध्यान देना है। और एल्कली मेटल्स जितने भी होते हैं इनके अगर हम सल्फेट की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है ये। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स क्या होती है, सल्फेट्स ये डिक्रीज कर जाती है ऊपर से नीचे आने पर, तो यानी कि BeSO4 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, उसके बाद MgSO4 आ जाएगा, उसके बाद CaSO4 आ जाएगा, उसके बाद SrSO4 आ जाएगा, और उसके बाद BaSO4 आ जाएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका सॉल्युबिलिटी का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यहाँ लिख दो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चल रही है वीडियो, आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं कार्बोनेट की बात करता हूँ तो वो भी डिक्रीज करता है, तो यहाँ BeCO3 MgCO3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, CaCO3, इसी तरीके से SrCO3, इसी तरीके से BaCO3। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारा कौन सा ऑर्डर लगा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ही लगा है। यहाँ पर भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। और अगर मैं हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा करता हूँ कि एक काम यही करूँ कि यही सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर और यहीं पर डाल देता हूँ
मुझे समझ में आ रहा है यहीं डाल दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है ना। तो यहीं पर छोटा छोटा 2 एरो बना देता हूँ, इसी के बगल में ही एरो ले जाता हूँ। ठीक है, यहीं पर एरो पर लिख देता हूँ। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका, सॉल्युबिलिटी। तो यहीं पर छोटा छोटा लिख देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, है ना। अब आपका यहाँ पर एक पॉइंट और ऑटोमेटिकली बढ़ गया। थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लो तो नीचे आ जाओ, थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट की बढ़ती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर नंबर नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है वो भी ध्यान दे लो। पॉइंट नंबर आ जाता है 6 पर आ जाओ, पॉइंट नंबर 6, थर्मल थर्मल स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन पीजीटीज के हैं और उठाइए पेपर देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, BeCO3 की कम होगी MgCO3 से, इसकी कम होगी CaCO3 से, इसकी कम होगी SrCO3 से, इसकी कम होगी BaCO3 से। तो जबकि BeCO3 जो होता है वो लगभग अनस्टेबल ही माना जाता है क्योंकि डिकम्पोज हो जाता है। तो ये यहाँ लिख देता हूँ BeCO3 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये CO2 रिलीज कर देता है, मतलब BeO बना देता है और CO2 को रिलीज कर देता है। तो इसीलिए थोड़ा इस पर मैं मार्क किए दे रहा हूँ, इस पर आप मार्क नोट कर लीजिएगा इस तरीके से, है ना। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, BeCl2 हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। BeCl2 जो होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसे कहीं पर नोट करिए खट से। तो यहाँ लिख देता हूँ BeCl2 exist in the form of डाइमर। ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि Be2C बेरिलियम कार्बाइड अगर पानी से रिएक्शन करता है तो मीथेन देता है, बाकी जो होते हैं वो एसिटाइलिन देते हैं। बहुत ही खास बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। Be2C on reaction with water to give methane while others give acetylene। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए पीजीटीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत मददगार होंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ऐसी डिटेल्स चाहिए तो हमारे ऐप पर भी आ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लिंक में जाइए, आपको लिंक में पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, कैसे लगे पॉइंट्स ये भी बताइएगा और नोट डाउन करिए। आपका पीजीटी 100% निकलेगा सिर्फ हमारे चैनल से जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू।